देखो बेटा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था मास डिफेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक मास डिफेक्ट आपको 100% क्लियर हो गया होगा। मास डिफेक्ट का मतलब क्या था? अगर मुझे एक एटम पता है, एटम में क्या पता होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे, नंबर ऑफ, और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता होंगे, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेड मास निकालूंगा। मुझे पता है कि भैया न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है और A माइनस Z न्यूट्रॉन है, तो मुझे तो ये लगेगा कि इसका मास, न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू एक प्रोटॉन का मास, मतलब Z इंटू MP, और प्लस A माइनस Z इंटू Mn, मतलब न्यूट्रॉन का मास, ठीक। ये मुझे मैं तो एक्सपेक्ट यही करूंगा कि ये मास होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उस एटम को, और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, क्योंकि वो तो नहीं बदलने वाला। अरे जितना इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो हमेशा ही रहेगा ना उसमें। और जब हमने उस न्यूक्लियस को तोला, मतलब एटम को तोला, तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो एम एक्सपेक्टेड क्या था? एम एक्सपेक्टेड था, जो मुझे लग रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये था Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और प्लस एटम। अगर मुझे एटम दिया होगा तो मैं एटम के लिए एक्सपेक्ट करूंगा ना, तो प्लस Z इंटू, Z क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एम एक्सपेक्टेड। अब एम ऑब्जर्व्ड कितना है? एम ऑब्जर्व हो गया हमारा मास ऑफ एटम। मैंने तोला, तब मुझे जो दिखा वो ऑब्जर्व मास होगा एम, और एम एटम हो गया। अब एम एटम में क्या क्या होगा? एम एटम में होगा एम न्यूक्लियस प्लस Z इंटू एमई, अब सब्ट्रैक्ट करो इसमें, एम डेल्टा एम निकालो, तो एम एक्सपेक्टेड माइनस एम ऑब्जर्व, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं लिया था, ठीक है, पहले भी और इसमें भी हटा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्या है? अब ये क्या है? एम एक्सपेक्टेड किसका? न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन तो हटा दिया हमने, क्योंकि उसमें तो मास में कोई कमी होती नहीं है, तो वो हमने देखा, ये हो गया न्यूक्लियस का, और ये एम ऑब्जर्व हो गया एम न्यूक्लियस, ठीक। तो हमने क्या पाया कि एम एक्सपेक्टेड ज्यादा है और एम ऑब्जर्व कम है। मतलब एक्चुअली में जब ये जो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में, वो जब ये न्यूक्लियस फॉर्म नहीं हुआ होगा, मतलब ये इनफाइनाइट पे होंगे एक दूसरे, सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो एटम में न्यूक्लियस में हैं, जब ये न्यूक्लियस फॉर्म नहीं हुआ था तो ये कहां थे? एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे, क्लियर। फिर हमने इनको पास में लेके आए और न्यूक्लियस बना दिया। तो न्यूक्लियस जब हमने बना दिया तो हमने मास देखा, तो एम न्यूक्लियस मिला हमें, एम ऑब्जर्व, क्लियर। और जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, तब मुझे ये दिख रहा था। तो मुझे थोड़ा ना पता था कि इनको पास लेके आने से इनका मास कम हो जाएगा, टोटल मास न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ, मतलब मास में डिफेक्ट आ गया। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं हम? ये लिखा हुआ है मास डिफेक्ट, क्लियर। अब ये मास गया कहां? तो आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मास, जब इनको कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को हमने मिलाया, न्यूक्लियस फॉर्म किया, तो मास में कमी आ गई। तो जितना मास में कमी आ गई, डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम, देखो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, मतलब मास जो कमी हुई मास में, उस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी बाहर निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, एनर्जी कम हो गई इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम स्टेबल हो गया, ठीक। तो इसमें स्टेबिलिटी आ गई। अब कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? जितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाइंड करके रखने वाली एनर्जी, क्लियर। अब ये बाइंड हो गए, इनकी एनर्जी कम हो गई। अगर जितनी फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की थी, अगर फॉर्म हो गया, अब अगर मैं उतनी ही एनर्जी इसको दे दूं, ये कम से कम एनर्जी है, जितनी इसने रिलीज की थी उतनी ही दे दूं, या उससे ज्यादा दे दूं, तो क्या ज्यादा देके क्या फायदा है? ये भागेंगे, रिलीज टूट जाएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इन्फिनिटी पे जाके ये भागेंगे भी, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। तो हमें वो सब नहीं करना, हमें मिनिमम एनर्जी देना है। तो जितनी फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में इन्होंने एनर्जी निकाली थी,
डेल्टा एम कम हो गया था मास, उतनी एनर्जी निकली थी, उतनी ही एनर्जी फॉर्मेशन होने के बाद अगर मैं दे दूं मिनिमम, तो ये फिर से इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। इसको भी बोलते हैं बाइंड, दोनों डेफिनेशन सेम है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय ब्रिंगिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन। क्लियर? अच्छा, और दूसरी डेफिनेशन, बाइंडिंग फॉर्म हो गया, अब इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी सेम होंगे। तो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम, ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा भी दे सकते हो लेकिन फिर वो इसके बराबर नहीं होगी, तो हमें मिनिमम देना है। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर? अब बाइंडिंग एनर्जी को बीई से हम डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे निकालो? कितना सिंपल है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा एम अगर तुम किलोग्राम में लिखते हो तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये आ जाएगी जूल में। डेल्टा एम किलोग्राम में लिखो, सी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में लिखो, 3 इंटू 10 तो जूल में आंसर आएगा। लेकिन अगर तुम्हें जूल में नहीं निकालना है, किसमें? मास, अगर तुम्हें मास किलोग्राम में दिया है तो ये लिखो, अगर तुम्हें मास किलोग्राम में नहीं दिया, डेल्टा एम दिया एएमयू में, एएमयू बता चुका हूं मैं, तो अगर तुम्हें मास एएमयू में दिया है तो क्या करोगे? डेल्टा एम रखो एएमयू में, और तुम्हें पता है कि एएमयू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 एएमयू ये मास की यूनिट है, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बता चुका हूं। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब एक बात बताओ, अगर अब मुझे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप 100% क्लियर रहें। ठीक, तो कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फॉर्म किया हमने, मास में कमी आ गई, वो मास में कमी के बराबर एनर्जी रिलीज कर दी उसने, एनर्जी इसकी कम हो गई, तो ये स्टेबल हो गया। अब हमें अगर दो न्यूक्लियस दिए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, तो यार सिंपल सी बात है, मुझे जो पहला कॉमन सेंस जो हम लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि भैया जिस न्यूक्लियस को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़े वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? मतलब जिसकी बाइंडिंग, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़े मतलब बाइंडिंग एनर्जी, तो जिसको बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। पहले सेंस में हमें यही लगता है ना? कॉमन सेंस की बात है, दो चीजों को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़े इसका मतलब वो स्टेबल है ज्यादा, तो ये बिल्कुल गलत है। अब समझो कैसे, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ऐसे बोल देना कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा अगर न्यूक्लियस की है तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, तो ये गलत है। अब देखो कैसे समझते हैं हम। तो अब हम इसको समझने के लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये एक्चुअली में इट एक्चुअली डज नॉट डिपेंड ऑन बाइंडिंग एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं। अच्छा, अब ये बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? बाइंडिंग एनर्जी तो हम ऐसे निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही तो होते हैं, और उसको बोलते हैं ए, कैपिटल ए। ठीक, तो अगर मैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब ए से डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक न्यूक्लियॉन को खींचने में, मान लो 10 न्यूक्लियॉन है, 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक न्यूक्लियॉन को खींचने में कितनी एनर्जी लगेगी? 5। 10 को खींचने में पूरी 50, पूरा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी थी? 50। ये कितने न्यूक्लियॉन्स की थी? 10 न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए एनर्जी की जरूरत थी इतनी, लेकिन हमें एक को अलग करना हो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड कर दो, तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम यहां समझेंगे। अब समझो ध्यान से, मान लीजिए, बहुत ध्यान सुनना, हमसे पूछा क्या है? कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब चलो हम एक काम करते हैं, मान लो ये ग्रुप है 10 बॉयज का, ठीक, 10 बॉयज का ग्रुप है और यहां पे 100 बॉयज हैं, 100 बॉयज का एक ग्रुप है।
एक बॉयज का 10 बॉयज का ग्रुप है और एक 100 बॉयज, इसमें 10 लड़के हैं ऐसे, ठीक। आप काउंटिंग नहीं कर रहे, हम गिन लेना तुम, ठीक है। और यहां पे कितने हैं? 100 स्टूडेंट, 100 लड़के हैं यहाँ पे। इनका ग्रुप बन गया 100 का और इसका बना 10 का। अब समझो ध्यान से, कह रहा है कि इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इसकी टोटल, ये एक दूसरे को बांधे हुए हैं, ठीक। और हमें एक एक लड़के को खींच के बाहर निकालना है इस ग्रुप से, सबको तोड़ना है, अलग अलग करना है। ऐसे यहां पे 100 बॉयज के ग्रुप को अलग अलग करना है, ठीक। तो इसके लिए हमें टोटल जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, मान लेते हैं कि एनर्जी से अलग हो जाते हैं ये, ठीक। तो टोटल मुझे जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो है 100 MeV, ठीक। 100 MeV मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और ये 100 बॉयज का ग्रुप है, इसको अलग अलग करने के लिए मुझे 200 MeV टोटल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब बताओ टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? इस ग्रुप की ज्यादा है या इस ग्रुप की? इसको बोल देते हैं ग्रुप X और इसको ग्रुप बोल देते हैं Y। तो बताओ X ग्रुप की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या Y ग्रुप की ज्यादा है? तो अब बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं पूछ रहा हूं तो बाइंडिंग एनर्जी देखो, इसकी है 100 और इसकी है 200, तो बाइंडिंग एनर्जी तो इसकी ज्यादा है। मतलब अगर हमें इसके सारे सबको अलग अलग करना है तो हमें 200 MeV एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसको अलग अलग करना है तो 100 MeV देनी पड़ेगी। तो किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है? इसमें। तो आप ये बोल दोगे कि ये ग्रुप ज्यादा स्टेबल है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। अब देखो कैसे, अब ये बताओ इसको, इसके एक लड़के को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो अगर टोटल 100 देनी पड़ती है और 10 बॉयज हैं तो एक को अलग करने के लिए हमें देनी पड़ेगी 10 MeV। क्लियर? समझ गए? और इसके एक स्टूडेंट को अलग करने के लिए हमें देखो, इसमें 100 थे, इसमें 200 MeV देनी पड़ती है। मतलब एक लड़के को अलग करने के लिए 2 MeV एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम किसको ज्यादा स्टेबल बोलेंगे? मुझे तो लग रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है। सही बात है, यही ज्यादा स्टेबल है। इसके एक को खींचने के लिए आपको 10 MeV एनर्जी देनी पड़ेगी और इसके एक को खींचने के लिए आपको 2 MeV एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए? दूसरा एग्जांपल देखो, कोई कंट्री है, 2 कंट्रीज है, मान लो X और Y। अगर वहां पे एक में है 10 लोग हैं और एक में 100 लोग हैं, और यहां पे टोटल जो मनी है, 10 लोगों के पास जो टोटल मनी है वो है 100 रुपीज, और इसके पास 100 लोगों के पास जो टोटल मनी है वो 200 रुपीज है। कौन सा कंट्री ज्यादा रिच है? ये वाला। रिच कंट्री जो होती है उसमें टोटल, उससे थोड़ा ना देखा जाता है कि टोटल मनी कितना है, एक आदमी के पास कितनी मनी है, एक आदमी कितना रुपया खर्च करने के लायक है, वो कंट्री ज्यादा रिच मानी जाएगी। पर कैप्टा जो मनी होगा लोगों के पास। क्लियर? तो इसी तरीके से हमने देखा, फील हुआ हमें क्या, कि एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जिस न्यूक्लियस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब स्टेबिलिटी डज नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिफाइंड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिफाइन किया है। तो इसमें बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये X वाला ग्रुप ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो आई 100% थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? देखो बेटा, अभी जो हमने सीखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है ना, उसी पे बेस्ड हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कह रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया? 2He4 का न्यूक्लियस, ये तो होता है। अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2He4, जो 2He4 एटम होता है उसको, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो उसको डबली आयनाइज कर देंगे, मतलब उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, ठीक। अब सुनो, तो इस न्यूक्लियस की कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी बताओ। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। तो देखो उसने क्या बोला है, मास ऑफ 1H1 एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम का मास ये दिया है। तो ये हो गया, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है?
हाइड्रोजन एटम में अंदर एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना, 10,000 गुना कम होता है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो 1h1 एटम का मतलब है ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ये ध्यान रखना है, समझ गए ना। 1h1 का मतलब प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन उसमें दिया है, चलो ये हो गया Mn। मास ऑफ 2He4 एटम, मास ऑफ 2He4 एटम, तो हीलियम एटम का दिया है ये मास, तो हम इसको बोल दे रहे हैं, देखो मास पूरा एटम का मास दिया है यार, तो ये तो हमारा M, मतलब उसने क्या किया होगा, हीलियम एटम को तौला होगा। मैंने क्या बोला, तौला होगा, मतलब ये वर्ड में बार बार यूज करता हूं, तौला होगा, इसका मतलब क्या है, तौल लिया उसने, तो इसका मतलब है ये मास जो है वो ऑब्जर्व्ड मास है। क्लियर, तो ये हो गया M ऑब्जर्व्ड। क्लियर। अब अच्छा देखो ये भी दिया है, टेक 1U, U का मतलब क्या होता है, AMU मतलब मास, उसमें 931 MeV, मतलब 1U को MeV में कन्वर्ट करने के लिए 931 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलो करते हैं, आप सुनो ध्यान से। ये 1h1 एटम, ये न्यूट्रॉन का मास, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का मास भी तो होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत कम होता है ना, बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो चलो क्या करें अब हम, तो सबसे पहले डेल्टा M हमें चाहिए, तो डेल्टा M बराबर क्या होता है, M एक्सपेक्टेड माइनस M ऑब्जर्व। तो M एक्सपेक्टेड क्या होगा, अब तुम सोचो इसमें एक्सपेक्टेड मास तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या होगा। मुझे तो लग रहा है कि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बात खत्म, हो गया हमारा एक्सपेक्टेड मास। क्लियर, माइनस M ऑब्जर्व, M ऑब्जर्व तो हमें कहां गया, ये दिया है M ऑब्जर्व की वैल्यू तो हमें दी है उसने, ये लिखी है, ठीक, और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दिया है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो डेल्टा M, अच्छा ये डेल्टा M आ जाएगा, लेकिन समझो अभी ये तो डेल्टा M है ना भैया, किसमें आएगा ये डेल्टा M किसमें आएगा, AMU में आएगा, AMU, या सिर्फ U भी लिख सकते हो, U लिखा है उसमें। अब बाइंडिंग एनर्जी पूछी है उसने, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर, अब डेल्टा M AMU में है तो मैं लिखूंगा डेल्टा M इन AMU, और सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, AMU में ये इंटू 931 दिया है ना, MEB आंसर। क्लियर, अगर इसी में ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, अगर वो इसी में पूछे बताओ इस न्यूक्लियस की या एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने, देखो 4, तो इसमें जो आंसर आएगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क क्या बिल्कुल सरल है, कह रहा है कि फॉलोइंग डेटा जो है वो 3 न्यूक्लियाई हैं, PQR उनके लिए बताया गया है, कह रहा है इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो देखो ये है टोटल बाइंडिंग एनर्जी और ये है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो इसमें इससे डिवाइड कर दो तो ये आएगा 10, ये हो गई इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसमें इससे डिवाइड कर दो, इसका आएगा 12 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका आएगा 11, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, तो ये 12 वाला, ये Q सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल है R, और सबसे कम स्टेबल है 100, जबकि देखो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्लियर, तो बात खत्म हो गई। अब देखो कर सकते हैं, सिंपल सा है, Q वैल्यू क्या होती है, Q वैल्यू और एंटी पार्टिकल्स, ये 2 डेफिनेशन हमें समझनी है क्योंकि अब इसके ही बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। तो Q वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन ये क्या होती है अभी सिखाएंगे, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ठीक, रेडियो एक्टिव रिएक्शन में कोई डिके हो या कोई फॉर्मेशन हो, जो भी हो व्हाटएवर, उसमें उस रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन की Q वैल्यू। तो टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज कॉल्ड Q वैल्यू ऑफ दैट रिएक्शन। चलो अब देखो एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, एंटी पार्टिकल्स नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे 2 पार्टिकल जो एक दूसरे से कंबाइन करके एक दूसरे को कंप्लीटली एनाइलेट कर देते हैं। एनाइलेशन मतलब टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली
उनका मास सब खत्म हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। टोटल जो भी है सब कुछ मास में, मास डिस्ट्रॉय होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ऐसे दो पार्टिकल्स एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, अभी बताएंगे इनके बारे में, तो खूब सीखेंगे हम। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये भी अभी आएंगे। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। इसमें कौन पार्टिकल है कौन एंटी पार्टिकल है ये नहीं होता। अगर इसको पार्टिकल बोलोगे तो ये एंटी पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल है तो ये एंटी पार्टिकल है। क्लियर? आई थिंक ये बात भी समझ गए होंगे सब लोग। देखो बेटा, अभी हमने न्यूक्लियर रिएक्शन की बात की थी, क्यू वैल्यू की बात की थी, है ना। तो क्यू वैल्यू क्या होती है? किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, ठीक। अब ये किस फॉर्म में रिलीज होती है, तो हम लोग कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो 4 टाइप की रिएक्शंस हम देखेंगे। उनमें से पहली रिएक्शन आपको धीमे धीमे सब चीजें फील होंगी। तो अल्फा डिके आपने जरूर ये सुना होगा। तो अल्फा डिके क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए ये एक एटम है हमारे पास, कौन सा एटम है, एक्स, ठीक। एक्स हमारे पास एक एटम है और इससे एक अल्फा डिके कराना है हमें। तो अल्फा क्या होता है अल्फा क्या होता है, हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो निकलेगा हीलियम और इसका जो न्यूक्लियस होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। क्लियर? तो यहां देखो ये हीलियम क्या होता है, 2He4, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, लेकिन निकलेगा क्या, पूरा हीलियम एटम। तो देखो क्या हुआ, एक्स से जब एक्स जो है उससे निकला क्या, अल्फा पार्टिकल निकला 2He4, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो एक्स थोड़ी रहेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। तो देखो एक्स कन्वर्ट होके क्या बन गया, देखो ये वाई बन गया और निकला क्या, 2He4। अब 2He4 में इसमें देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन है। 4 - 2 2 न्यूट्रॉन हो गए। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक। तो देखो अब ध्यान से, इसका जो एटॉमिक नंबर है क्या है, Z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z। तो यहां देखो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 2। तो फिर Y जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इससे 2 कम होंगे। तो देखो Z - 2 और ये 2, जोड़ो दोनों को, Z आ जाएगा। चलो अब देखो यहां पे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास इसका है A। तो A में से इससे क्या क्या कम हुआ है, देखो इससे क्या क्या कम हुआ है। तो ये निकला, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब मास नंबर कितना कम हो जाएगा इसका, 4। तो ऊपर A लिखा होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों मिलके कितने कम हो गए, 4 कम हो गए। तो ये बचा A - 4। बैलेंस करो, A - 4 और ये 4 आ गया A। अच्छा, अब कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी रिलीज तो होगी ना, जब ये न्यूक्लियस इसमें डिके हुआ तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी जो भी जिस फॉर्म में भी रिलीज हुई होगी, अभी बताएंगे हम, उसको मैंने बोला क्यू वैल्यू, ठीक। तो इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या है, ये लिखा है क्यू। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यू किस फॉर्म में आता है। जरा सोचो, ये एक्स एटम रखा हुआ है, यहां पे ये एक्स एटम रखा हुआ है, ये एक्स है, और ये इससे क्या, ये रेस्ट में था, किसमें था, रेस्ट में। इससे क्या निकला, अल्फा निकला, यहां निकला अल्फा। अब यहां इसका मोमेंटम कितना था, पहले एक्स एटम रेस्ट में रखा है तो इसका मोमेंटम कितना होगा, 0। अब इससे निकला क्या, अल्फा। तो अल्फा भागा कुछ काइनेटिक एनर्जी से, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं के अल्फा, ठीक। और जो रिमेनिंग होगा वो क्या बचा, वाई। तो देखो ये है वाई, ये अल्फा है और ये वाई है। अब ये बताओ मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो हमने लगाया नहीं है ना। इंटरनल फोर्स की ही वजह से स्प्लिट हुआ है ये अल्फा पार्टिकल, इससे एमिट हुआ है। इसका मतलब टोटल मोमेंटम जो इनिशियली 0 था, फाइनली भी 0 होना चाहिए। तो फाइनली 0 करने के लिए हमें पता है कि अगर अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं यहां भागा होगा कुछ मोमेंटम से, तो जो वाई होगा,
वो यहां भागेगा, तभी तो इसका मोमेंटम जीरो हो सकता है, और दोनों का मोमेंटम जीरो भी होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम कर दें, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमें बताएगा मोमेंटम ऑफ वाई बराबर मोमेंटम ऑफ अल्फा। अब इसकी इक्वेशन लिख दो, तो मास इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है, ठीक। तो मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी से मत लिखो, एनर्जी से लिखो, क्योंकि हम एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ नहीं। तो ये देखो के अल्फा यहां गया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है अल्फा की, के अल्फा, और वाई की काइनेटिक एनर्जी मैं मान लेता हूं के वाई। क्लियर। तो फिर मोमेंटम होता है, आपको याद होगा, के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी बराबर अंडर रूट 2km, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2ky इंटू my बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 2k अल्फा इंटू m अल्फा। देखो 2 स्क्वायर कर दो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा अपना, बचेगा ky इंटू my बराबर k अल्फा इंटू m अल्फा। क्लियर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आई थिंक इतनी बार सब लोग समझ गए होंगे। अब सोचो, बस यहीं पे क्लियर हो गया, ये एनर्जी किस फॉर्म में निकली है, यही तो हमें समझना था। दिख गया, इसके पास देखो पहले पूरा रेस्ट में था, ये यहां भागा अल्फा और ये वाई यहां भागा, दोनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, जबकि इसके पास तो डॉटर पेरेंट इसको बोलते हैं मदर न्यूक्लियाई, और जो बनते हैं ये और ये इन दोनों को ही बोलते हैं क्या, डॉटर न्यूक्लियाई, मां और बेटी। क्लियर। तो ये है मां मदर न्यूक्लियाई और ये है बेटी न्यूक्लियाई, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर। चलो, तो ये इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, और यहां जब ये दोनों बने तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो एक्चुअली में जो मास डिफेक्ट हुआ होगा, मास डिफेक्ट, अच्छा पहले तो ये सोचो, ये इसमें टूटा क्यों, ये रिएक्शन हुई, एक्स जो है वाई और अल्फा में टूट गया। क्यों टूट गया भाई, कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, कोई रिएक्शन इसलिए होती है ताकि वो जो इस अनस्टेबल या कम स्टेबल न्यूक्लियस था, ये कम स्टेबल था और इससे टूट गए, तो ये दोनों बन गए, ये ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इसकी और इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो याद करो, बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी का सम, इसकी बाइंडिंग एनर्जी के सम से ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और इनकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन इससे ज्यादा है। इसका मतलब इसके टोटल न्यूक्लियंस और इनके टोटल न्यूक्लियंस तो सेम है। देखो इसमें ए न्यूक्लियंस थे, इसमें A-4 और ये 4 जोड़ो, ए न्यूक्लियंस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी कम थी और इनकी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसमें मास डिफेक्ट हो गया है। इसका जो टोटल मास है इन दोनों के मास के सम से ज्यादा है, यहां ज्यादा मास है और यहां कम है, तभी तो वो मास कन्वर्ट होकर रिलीज हो गया होगा किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। तो वो एनर्जी है कहां, इसमें, और इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। देखो ये लिखा है के वाई और के अल्फा। समझ में आई बात। तो क्यू वैल्यू जो है एनर्जी रिलीज्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, इस रिएक्शन में कहां है, इसमें और इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो आई थिंक ये बात 100% समझे होंगे, बहुत जरूरी है। देखो ये पूरा प्रोसेस है एक बड़ा सा, समझना इसको बहुत ध्यान से। तो चलो ये हो गया, ये तो मैंने यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करा के आपको बता दिया है। अब समझना ध्यान से इसकी इक्वेशन। तो मैं क्यू वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि क्यू वैल्यू जो है वो के वाई प्लस के अल्फा के बराबर है। 100% करेक्ट। टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है मास डिफेक्ट की वजह से, वो कहां दिख रही है आपको, दोनों में काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी आई कहां से, यहां मास डिफेक्ट जो हुआ होगा उससे आई है। तो यहां पर मैं क्यू वैल्यू या तो लिख दूं के वाई प्लस के अल्फा, एक ही बात है, लेकिन ये आया कहां, इसको एस्टिमेट कैसे करोगे आप। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए आपको ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। अब देखो, तो क्यू बराबर डेल्टा एम। अब डेल्टा एम में कितना सिंपल है ना, इसका क्यू वैल्यू क्या होती है, ये भी सुन लो, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स मतलब ये जो रिएक्ट करते हैं, इनकी जो रेस्ट मास की टोटल एनर्जी क्या होती है, mc स्क्वायर। तो इनका मास इंटू सी स्क्वायर,
और इन सब का मास इंटू सी स्क्वायर, उसका जो डिफरेंस होगा है ना, मास में ही तो कमी हो गई, तो मास में कमी जो हो गई है वो मास डिफेक्ट होगी और उसके इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मास इंटू सी स्क्वायर प्लस इन सबका मास इंटू सी स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करो तो यहां डेल्टा एम आएगा इंटू सी स्क्वायर, सिंपल। चलो तो लिख देते हैं अब इसका मास ज्यादा है, इन दोनों का मास कम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका m इंटू एक्स। अब देखो ये एटम है, ये न्यूक्लियस थोड़ी है, एटम है भैया, ये एटम है, सब एटम्स है ये। तो एटम है तो मास डिफेक्ट कहां होता है, इलेक्ट्रॉन में थोड़ी ना मास डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन मास में डिफेक्ट कहां आता है, न्यूक्लियस में। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा मास ऑफ एक्स एटम का न्यूक्लियस, एक्स एटम के न्यूक्लियस का मास। तो ये mx क्या है, न्यूक्लियस का मास। चलो mx, इसमें से क्या कम कर दें हम, माइनस mx माइनस कर दो क्या, इलेक्ट्रॉन्स का मास। तो mx इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑफ कोर्स z होंगे यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, तो z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका मास। चलो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका और इसका मास का सम। चलो इसका मास बोलो, तो इसका मास हो जाएगा न्यूक्लियस का, वो एटम का मास, ये एटम का मास है, क्लियर। तो ये एटम का मास माइनस इसके इलेक्ट्रॉन्स का मास, तो ये हो गया न्यूक्लियस का मास, माइनस मास डिफेक्ट न्यूक्लियस में होगा, तो यहां पे क्या लिखोगे, इसके न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस के मास में ये एटम का मास, mx क्या है, एटम का मास, माइनस इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, एटम के मास से इलेक्ट्रॉन्स के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो तो न्यूक्लियस का मास बच जाएगा, तो z इंटू एम माइनस, अब देखो y का, तो my। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हमें इसके एटम का मास पता है, my क्या है, इस एटम का मास, y एटम लिख लेना इसको, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मास सब्ट्रैक्ट करो, तो इलेक्ट्रॉन्स है कितने, z माइनस 2, तो माइनस z माइनस 2 इंटू m ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। चलो प्लस इसका मास यहां लिख रहे हैं बड़े इस वाले ब्रैकेट में, ठीक, यहां पे, और इनटू इस बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको और इनटू सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। देखते हैं, तो ये भी इसका मास हो गया। अब देखो इसका मास लिखो, तो इसका मास कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, मास ऑफ अल्फा, ये अल्फा का है, और माइनस इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इंटू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू वैल्यू। तो क्यू बराबर हो जाएगा, देखना बेटा, mx मास ऑफ x एटम माइनस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस my, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस z इंटू m ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, सही है ना, हाँ, और प्लस m अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, माइनस आ जाएगा, और फिर देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू मास, सॉरी यहां पे पहले तो ये वाला इसको लिखा ना अभी तक, अब देखो माइनस और ये m अल्फा, तो माइनस m अल्फा, और फिर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बड़े ब्रैकेट के बाद इनटू में सी स्क्वायर, ये थोड़ा सा देख लेना, क्लियर। अब देखो बेटा, तो ये 2me और ये 2me कैंसिल हो गया, zme और zme कैंसिल हो गया, देखो q बराबर क्या आ गया, mx x एटम का मास माइनस my मतलब y एटम का मास, और माइनस m अल्फा मतलब अल्फा हीलियम एटम का मास इनटू सी स्क्वायर। अब आप देखो कितना सिंपल हो गया, तो Q बराबर, अब सोचो यही तो इसका और इसका देखो मास ऐड हो जाएगा और यहां mx से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वही तो आ गया मास डिफेक्ट, तो Q बराबर हो गया हमारा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, क्लियर। तो ये तो हमारा Q वैल्यू आ गई, ऐसे निकाल सकते हैं, कब, जब हमें मास आज दिया हो, क्लियर। अब हम इनको एस्टिमेट करते हैं दूसरे तरीके से, देखो कैसे, चलो तो देखते हैं अलग अलग
क्यू वैल्यू ये है, ये क्यू वैल्यू है। अब ये किसको मिली? ये क्यू वैल्यू मिली है हीलियम को और वाई एटम को, है ना, हीलियम एटम को और वाई एटम को। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो कितनी कितनी मिली ये हमें अब निकालना है, ठीक। कितनी इसको मिली, कितनी इसको मिली, इसमें से कितना पार्ट इसको मिला, इसको मिला, वो निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? इसका मोमेंटम क्या था? इसका मोमेंटम p बराबर 0, तो फाइनली भी 0, तो मोमेंटम बराबर कर दिया। और यहाँ पे टोटल क्यू वैल्यू जो है वो इसकी प्लस इसके काइनेटिक एनर्जी की सम के बराबर है, तो ये कर दिया। क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से, ये Q मुझे पता है, देखो यहां निकाल दिया मैंने Q। बस ये ky और k अल्फा, मतलब Q का कितना पार्ट ky है और Q का कितना पार्ट k अल्फा है, इट इज टू बी फाउंड ओनली। तो कितना हो गया, इक्वेशन देखो दो बन गई, k अल्फा इंटू एम अल्फा बराबर ky इंटू एम बाई, और यहां देखो ky प्लस k अल्फा। तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले ky निकाल के यहां डाल दो या k अल्फा निकाल के डाल दो। तो फ्रॉम फर्स्ट पुट k अल्फा इन 2 इसमें डाल दो। देखो ये Q बराबर हो जाएगा ky प्लस k अल्फा की जगह पे यहां से देखो ये k अल्फा बराबर हो जाएगा ky इंटू एम बाई अपॉन एम अल्फा। ठीक, समझ गए? तो Q बराबर हो जाएगा, यहां से कॉमन ले लो, ky अंदर बचेगा एम अल्फा प्लस एम बाई अपॉन एम अल्फा। ओके, तो ये हो गया। अब ये देखो ky की वैल्यू आ गई हमारी, तो ky की वैल्यू आ जाएगी q इंटू एम अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। ठीक बेटा, आई थिंक ये तो बड़ी सिंपल से काम कर रहे हैं हम, तो ये सब लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो ये हमारा ky हो गया, इसको मैं मान लेता हूं थर्ड इक्वेशन। और k अल्फा कितना आएगा, तो यहां से k अल्फा, जैसे भी तुमने k अल्फा डाला था सेकंड में, अब k वाई डाल दो इसमें, तो ये k अल्फा आएगा q इंटू एम बाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम बाई। ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेशन था, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। क्लियर? ये हमने रिजल्ट निकाला। ठीक, मतलब एक्सपेक्टेशन हमारा ये था, ये है हमारा एक्सपेक्टेशन, हमें ये मिला। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ध्यान दें, क्या सीखा हमने, नोट देखो पहले। नोट ये आया, इससे मुझे ये पता चला कि k अल्फा की वैल्यू देखो, k अल्फा की वैल्यू देखना ध्यान से, k अल्फा की वैल्यू है टोटल q इंटू एम बाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम बाई। ठीक, क्या इसमें कुछ वेरिएबल है? मुझे तो नहीं दिख रहा, सब कुछ कांस्टेंट है, एम बाई एम अल्फा एम बाई, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। टोटल q रिएक्शन की टोटल एनर्जी है, q वैल्यू है। क्लियर? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि, क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, देखो सबकी k अल्फा है ये। अब k अल्फा तो सबके लिए मुझे तो हमेशा कांस्टेंट दिख रहा है ये। इसका मतलब कोई भी k अल्फा निकले हमेशा क्या होगा, हर k अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। मतलब ऑल द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब हीलियम एटम, यही तो है अल्फा पार्टिकल। तो रिजल्ट क्या है, ऑल द अल्फा पार्टिकल्स शुड हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा है, सब कांस्टेंट है, तो सारे अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। सही है? अच्छा, मतलब बार बार रिएक्शन करवाएगा हम, एक बार ये हुआ, दूसरी बार फिर निकले, एक एक्स एटम से निकला, दूसरे एक्स एटम से निकले, तीसरे, हजारों एक्स एटम्स रखे हैं, तो जिस भी एटम से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, एक्स एटम से जो भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है और गिवन रिएक्शन देखो ना, डेल्टा एम। अब देखो यहां पे ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना, तो क्यू की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए, मतलब इस एटम के लिए, अगर एक्स एटम से ही अल्फा निकलता है तो हर बार देखो इसमें क्या बदलेगा,
एम एक्स, एम वाई, एम अल्फा, ये सब तो कांस्टेंट होते हैं ना, तो डेल्टा एम कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है। तो क्यू अगर कांस्टेंट है और ये एम वाई, एम एक्स, एम अल्फा, एम वाई सब कांस्टेंट है, तो फिर के अल्फा सेम होना चाहिए। मतलब कितने भी एक्स एटम से अल्फा पार्टिकल निकले, हर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के अल्फा सेम होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, बिकॉज all the terms in equation 4 are constant. क्लियर? चलो इतनी बात तो आई थिंक समझ गए होंगे। दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अरे यार, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास तो सेम होता ही है अल्फा पार्टिकल का, क्या अलग अलग होता है? सेम होता है, तो फिर इसकी वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए। एंड हेंस वेलोसिटी ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल्स शुड बी सेम। बहुत बढ़िया, इतनी बात तो सही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आई। चलो तो अब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हमने सीखा, इतना बहुत अच्छा सीखा हमने। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक, ये सब मिटा रहा हूं, अब लिख लेना आप लोग इसको। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ध्यान देना है। चलो बेटा, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने कहा भैया वेलोसिटी सबकी सेम है, होनी चाहिए, है ना। तो फिर ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, ये अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे थे, देखो ये अल्फा पार्टिकल जो भाग रहा है, क्या किया गया, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक, परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो एक्सपेरिमेंट मतलब वेरिफिकेशन, ऐसे बोल सकते हो, वेरिफिकेशन किया। जब कैसे किया वेरिफिकेशन, मतलब कैलकुलेशन तो ये दे रही है हमें, कैलकुलेशन ये दे रहा है, इसको कैलकुलेशन लिख देना है इसमें, ठीक। कैलकुलेशन से तो हमें ये पता चल रहा है कि सारे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक, मोमेंटम सेम होना चाहिए। लेकिन फिर हमने वेरीफाई किया, ये तो कैलकुलेशन से रिजल्ट निकला। अब वेरीफाई कैसे किया, एक्सपेरिमेंट से। अब वेरीफाई हम कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया। व्हेन ऑल द अल्फा पार्टिकल्स आर मूव्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेम फॉर ऑल, मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम रखा हमने। वी सी दैट, ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अल्फा पार्टिकल पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा। अब जब हमने अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक में, तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, हम जानते हैं पहले से। सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है, we see that they follow circular paths, सर्कुलर पाथ, और रेडियस होती है r बराबर mb अपॉन क्यूबी। तो क्यू सबका सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है, वेलोसिटी सबकी सेम है, मास सबका सेम है, तो फिर ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ सेम होना चाहिए। देन रेडियस ऑफ ऑल, रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ्स ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। बट हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। बट सबकी रेडियस जो थी वो अलग अलग थी, बट
इट वॉज नॉट सो ऑब्टेन्ड इन ऑब्टेन, बस ऐसा नहीं मिला। अब साइंटिस्ट लोग बड़बड़ा गए, बिलबिला गए। क्यों? उन्होंने सोचा यार हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। तो काफी दिन तक ये प्रॉब्लम रही, काफी सोचा उन्होंने, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट निकाला साइंटिस्ट लोगों ने, देखो क्या निकाला, इससे क्या एक नई वो निकली। तो देखना रिजल्ट क्या निकला। अब हम देखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट ये निकला कि जब ये अल्फा डिके होता है, जब ये अल्फा डिके होता है, तो जो ये डॉटर न्यूक्लियस है, देखो ये वाला, ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ना, ये हमेशा अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है। समझ गए ना? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक तुमने एटम में क्या सीखा था? एटम में तुमने सीखा था कि एटम एक्साइटेड स्टेट में है। क्या बोलते थे हम उस टाइम पे? हम बोलते थे कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं है, मतलब वो एक्साइटेड है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला जाता था तो हम बोलते थे कि ये एटम एक्साइटेड है। एटम एक्साइटेड है, और एटम में कौन एक्साइटेड होता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियस है, इस एटम का जो न्यूक्लियस है, फिर से सुनो, इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में नहीं है। मतलब एटम में देखो, एटम की जो एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं वो तुमने पढ़ी थी, E1 E2 E3, हाइड्रोजन की पढ़ी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ऐसे ही एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस के भी होते हैं। न्यूक्लियस, अब तुम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन इट्स फैक्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो भी स्पिन करते हैं। समझ गए ना? स्पिन करते हैं, और उनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियॉन्स के। मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है ये वाला, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में है। अच्छा, अब एक बात और, लेकिन बस इतना था कि जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स होते थे वो डिस्क्रीट होते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी लेवल मिल जाए हमें, है ना। लाइन स्पेक्ट्रम होता था, और उसका एनर्जी लेवल्स का, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही इसके एटम के न्यूक्लियस में भी जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। मतलब न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। मतलब इसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने अपने अलग अलग एनर्जी लेवल्स में एक्साइटेड स्टेट में हो सकते हैं। लेकिन यहां पे न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के नहीं होते हैं। उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। कितनी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। समझ गए ना? ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्यों होता है? क्योंकि कॉमन सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी कम एनर्जी देनी पड़ती है ना, क्योंकि वहां एनर्जी लेवल में एनर्जी कम होती है। लेकिन यहां न्यूक्लियस में से न्यूक्लियॉन्स को निकालने में मुश्किल पड़ जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन करानी पड़ती है, बहुत एनर्जी लगती है ना। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस को एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो टूटता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं, MEV के। तो यहां पर क्या होता है, देखो समझो ध्यान से। अच्छा, एनर्जी लेवल्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं, लेकिन डिस्क्रीट है, मतलब कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स ही होते हैं अंदर। क्लियर? तो हमें रिजल्ट क्या मिला यहां पे? पहले तो अभी और एक बात और देखी हमने, वो सारे रेडियस सेम नहीं थे, बट मतलब ऐसे हम बनाएगा तो ये रेडियस है, मान लो एक की रेडियस ये है, दूसरे की रेडियस ये है, तीसरे की रेडियस ये है, चौथे की रेडियस ये है। अल्फा पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस बता रहे हैं, ठीक। तो यहां पर रेडियस कैसी है? रेडियस सारे अल्फा पार्टिकल्स की सेम होनी चाहिए थी कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जब हमने उसको गुजारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में, तो हमें रेडियस सेम नहीं मिली, अलग अलग मिली। लेकिन अलग अलग तो मिली, लेकिन क्वांटाइज्ड मिली। क्वांटाइज्ड मतलब ऐसा नहीं कि हर रेडियस प्रेजेंट हो, जो भी रेडियस थी वो क्वांटाइज्ड थी। अब क्वांटाइजेशन आप जानते हो, जैसे फोटोन की एनर्जी h का क्वांटाइज्ड होती, क्वांटाइजेशन होता है इन मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऐसे ही इसमें भी रेडियस की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज थी, मतलब क्वांटाइज्ड रेडियस मिली। बट ऑल रेडियाई वर क्वांटाइज्ड। ये बहुत खतरनाक बात मिली।
क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो अल्फा पार्टिकल जो यहां निकल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, तभी तो रेडियस अलग अलग है। वेलोसिटी सेम नहीं है, रेडियस अलग अलग है। वेलोसिटी सेम नहीं है, रेडियस सेम नहीं मिली, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी सेम नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। तो यहां अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो हमारे हिसाब से, मैंने तो एक सेम मान के कर दिया, कैलकुलेशन में पता चला कि सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, बट मतलब वेलोसिटी अलग अलग होती है, बट वो वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड होती है। रेडियस क्वांटाइज्ड है तो वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड ही होगी ना। रेडियस की कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही हैं, बाकी एम क्यू और बी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी की भी कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यू ही आएंगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की भी कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यूज आएंगी। मान लो के अल्फा है, के अल्फा से कम भी हो सकती है, और कम हो सकती है, और कम हो सकती है, और कम हो सकती है, लेकिन कितनी भी नहीं हो सकती, कुछ डेफिनेट डिक्रीजमेंट ही हो सकते हैं। तो फिर वो एनर्जी गई कहां? क्लियर हो गया। वो एनर्जी पता है क्यों नहीं मिली इसको? क्योंकि वो एनर्जी अभी स्टोर्ड है कहां पे? न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स में। कैसे? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन के पास, मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी देके ऊपर पहुंचा दो, तो वो ऊपर है तो उसके पास एनर्जी कैसी है? ज्यादा है, हायर एनर्जी लेवल में है। ऐसे यहां पर जो ये वाला जो बनता है न्यूक्लियस, ये इस न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होते हैं। कहां होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। और एक्साइटेड स्टेट तो बहुत सारी हैं, तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। मतलब वो अपने अंदर कितनी भी एनर्जी को रोक सकता है, कितनी भी नहीं, कुछ डिस्क्रीट जो भी उसमें एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो। अगर नहीं होगा तो ये केस होगा, ये एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर होगा तो इसके पास कुछ एनर्जी न्यूक्लियॉन्स में स्टोर है, वो एनर्जी अभी काइनेटिक एनर्जी में नहीं आ पाई। इसलिए इस अल्फा पार्टिकल को इतनी एनर्जी जो सबकी सेम होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी यहां स्टोर है। ये न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में है। क्लियर? तो फिर मान लेते हैं कि न्यूक्लियस में जो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी है वो ई है। ई अगर ई है तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? देखो ये रिएक्शन हो गई अभी, तो यहां पे ये सब गड़बड़ हो गया अभी। ठीक, इतना गड़बड़ नहीं हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो कोई बात नहीं, अभी सब सही हो जाएगा। तो पहले तो बट क्वांटाइज्ड है, इट मींस, अब रिजल्ट देखो, रिजल्ट इट मींस दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, दैट व्हेन अल्फा particle is emitted from X atom, from X atom, 1000 X एटम रखे हैं, तो हो सकता है कुछ से पूरी, कुछ के जो Y बने वो एक्साइटेड में ना हो, कुछ के हो सकता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में हो, न्यूक्लियस का एक्साइटेड स्टेट, हो सकता है कुछ सेकंड स्टेट में हो, कुछ थर्ड में हो, बोल नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन कुछ डेफिनेट एनर्जी ही ये कंसीव कर सकता है ना, कि सब कुछ कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल्स ही नहीं है, वो कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स ही हैं। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी में कुछ डेफिनेट डिक्रीज ही हो सकता है, और इसलिए ये रेडियस हमें क्वांटाइज्ड मिली, कुछ डेफिनेट रेडियस ही मिली। इसका मतलब व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इज एमिटेड, डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा है? Y इज इन, मे बी, ऐसे लिखें, मे बी इन इट्स डॉटर न्यूक्लियस, Y may be in its excited state। ठीक, तो ये वाली रिएक्शन बनती है, ये सही रिएक्शन है। ठीक, यहां पे ये स्टार बनाने का मतलब एक्साइटेड स्टेट, मतलब इसमें कुछ एनर्जी है, और ये एनर्जी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही हो सकती है। मतलब यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, मतलब क्यू वैल्यू जो है उसमें जितनी एनर्जी इसने स्टोर करके रखी है उतनी कमी आती जाएगी, और वो कमी कहां है? क्यू वैल्यू होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। ठीक, लेकिन डेफिनेट ही होगी, मतलब क्वांटाइज्ड हो। क्लियर? तो आई थिंक इतनी बात आप सब समझे होंगे। अब देखो, ये मैं मिटा रहा हूं, ये रिजल्ट है, लिख लेना। अब देखो
तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, चलो मान लेते हैं कि हमें जो रिएक्शन मिली वो ये वाली रिएक्शन मिली, देखो ये वाली रिएक्शन, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है। फिर क्या होगा इसके बाद, देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो एटम है ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, Z-2 A-4 प्लस 2He4, ये तो निकल चुका है, और प्लस एनर्जी, ई एनर्जी देके, मतलब छोड़ो इसको पूरा नहीं लिखते हैं, इसको मैं सिर्फ इसी वाले को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक। तो इसका क्या होगा, तो देखो इसका क्या होगा, y ये Z-2 और यहां पे A-4, ये एक्साइटेड स्टेट में था। अब इसका क्या होगा, ये y ये Z-2 और यहां A-4 ही रहेगा, लेकिन इसका एक्साइटेड स्टेट खत्म हो जाएगा। कैसे, मतलब न्यूक्लियन अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आता था तो एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकालता था, ऐसा ही ये करेगा। और मान लेते हैं कि इसने ई एनर्जी निकाली, ई एनर्जी का क्या निकालेगा, ये गामा रे फोटोन। तो यहां पे एनर्जी का गामा रे फोटोन बोलते हैं इसको, गामा रे फोटोन, जिसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी ई, और जिसको आप लिख सकते हो SC/λ। तो गामा रेज आपने सुना होगा, इसकी गामा रेज की जो एनर्जी होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो गामा रे की एनर्जी एक्स रेज से भी ज्यादा होती है, मतलब स्पेक्ट्रम में जितने भी रेज मिलते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज की होती है। क्लियर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है। तो इनकी ऑर्डर क्या होती है एनर्जी की, गामा रेज फोटोन की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स के इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और उन्हीं में डी एक्साइटेशन से, न्यूक्लियॉन्स के डी एक्साइटेशन से ये गामा रे फोटोन निकलता है। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इक्वेशंस में जो हमने क्यू लिखा है, अब ये क्यू नहीं आना चाहिए, इसमें कितना आना चाहिए, तो देखो यहां पे तुम्हें ये क्यू जो मिला वो किसके फॉर्म में मिल रहा था, इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन यहां पे एनर्जी कितनी स्टोर है, कितने एनर्जी का फोटोन यहां पे स्टोर हो गया है। बोलने का तरीका ये स्टोर हो गया मतलब ये नहीं है, वो एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल है, मतलब उसको एनर्जी निकालेगा अभी फोटोन को। क्लियर। तो यहां पर क्यू की जगह पे उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, ये क्यू तो तब था ये वाला जब इक्वेशन निकाला, अब लेकिन यहां पे अगर एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग ई है तो यहां पे क्यू माइनस ई बचेगा, तो सब कुछ वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, यहां पे क्यू की जगह पे क्यू माइनस ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये भी क्यू माइनस ई आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना क्यू माइनस ई कर दो, बाकी थोड़ा चेंज होगा कुछ। अरे यहाँ पे क्यू की जगह पे जो तुमने क्यू लिखा है यहाँ पे क्यू माइनस ई लिख दो, बाकी सारी इक्वेशंस तो वही रहेंगी, मोमेंटम कंजर्वेशन अभी भी होगा, है ना। और टोटल क्यू जो है वो ky प्लस के अल्फा था, लेकिन अभी क्यू नहीं होगा, अब क्यू माइनस ई हो जाएगा। तो आपको दोनों केस लिखने हैं, ये पूरा मतलब दोनों केस नहीं, पूरा ये वाला केस लिखना था, पर बाद में लिखोगे इफ दिस स्टेट इज हैपनिंग देन क्यू की जगह पे क्यू माइनस ई लिख देंगे, दैट्स ऑल। ये था हमारा गामा रे फोटोन, गामा एमिशन, गामा डिके ऐसे बोल सकते हो। तो गामा डिके कब होता है, आई थिंक आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलो बेटा, तो लास्ट फाइनली मैं थोड़ा सा लिख दिया है मैंने, क्या अल्फा डिके का रिजल्ट क्या है। तो अल्फा डिके का रिजल्ट ये है, अल्फा डिके में गामा डिके भी हमने पढ़ लिया है। तो अल्फा डिके का रिजल्ट ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट आर प्रोड्यूस्ड इन देयर ग्राउंड स्टेट। मैंने बोला न्यूक्लियस, जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है जरूरी नहीं है जो सारे डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो, अपनी ग्राउंड स्टेट में हो। न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में हो सकते हैं, मतलब मैं ऐसे बोलता हूं कि न्यूक्लियस ही अपने एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। सम ऑफ देम may be produced in their excited state। क्लियर। अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे कैसे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है एटम में, बाहर से एनर्जी लेके, तो ये भी कहीं बाहर से एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए होंगे रिएक्शन के ड्यूरेशन में। ठीक, तो स्टेट बाय एब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स को कुछ एनर्जी मिली होगी, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए होंगे, और वही रिएक्शन से ही एनर्जी मिली होगी। ठीक, बाद में वही रिएक्शन वो फोटॉन्स के फॉर्म में
गामा रे फोटोन के फॉर्म में एमिट कर देते हैं। ठीक, तो ये रिजल्ट था हमारा, आपको ध्यान रखना है। और अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखो क्या है। अभी हमने पढ़ा था अल्फा डिके, अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा डिके। तो बेटा ये बीटा डिके, जैसे अभी अपन ने ऑब्जर्वेशन किए, रिएक्शन को सही किया, एक्साइटेड स्टेट वाले रिएक्शन को, रिजल्ट्स निकाले, है ना, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो बीटा डिके दो टाइप का होता है, एक होता है बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस को हम ऐसे लिखते हैं बीटा माइनस, या -1 बीटा 0, या इलेक्ट्रॉन माइनस बना दो, ठीक, या फिर पॉजिटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा, और ये बीटा माइनस डिके, और ये है बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा प्लस डिके। तो हम पहले पढ़ेंगे बीटा माइनस डिके, क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले तो इस प्रोसेस में होता क्या है, मैं वो बता दूं। तो 1 न्यूट्रॉन, ये नोट में लिख लेना, ठीक, 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड into 1 प्रोटॉन। ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है, ठीक। देखो तो 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन। अब देखो कैसे होता है। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रोटॉन में। तो यार प्रोटॉन के पास तो चार्ज होता है ना, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहां प्रोटॉन बन गया, अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो इसके पास तो चार्ज होता है, तो चार्ज तो नहीं होना चाहिए, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कुछ इन तीनों में से कुछ भी लिख दो। तो देखो चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन होती है इसकी। अब ये रिएक्शन है, ये सही है या गलत है, या इसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। अभी ये अधूरी रिएक्शन हो सकती है, मुझे पता नहीं है, देखते हैं। तो ये P माने प्रोटॉन है, ध्यान रखना। अब चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, बीटा डिके देखते हैं। तो बीटा डिके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस में, और निकलता क्या है, एक माइनस, मतलब बीटा माइनस निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक, जिसपे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अब रिएक्शन लिखते हैं इसकी। तो चलो, जैसे मैंने अल्फा डिके में रिएक्शन लिखी थी, यहां पे मैं बीच में बना लेता हूं इसको। फाइनली क्या क्या सुधार होने चाहिए इसमें, वो हम लोग देखेंगे, ठीक। इसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो वो गलती कैसे पता चलेगी हमें, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखते हैं इसका पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं पहले। तो क्या किया था, अभी हमने एक्स लिया था, एक एटम है ना, एक एटम लिया था मैंने एक्स, और इसका मास नंबर था, वो एटॉमिक नंबर था Z, और मास नंबर था A। अब इससे हमें पहले हमने अल्फा डिके किया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, बीटा डिके। तो देखो बीटा डिके में क्या होता है, पहले तो मैंने बोला अभी प्लस निकलता क्या है, -1 बीटा 0, है ना, -1 बीटा 0, या E माइनस भी लिख सकते हो, मैंने बोला अभी, तो मैंने यहां ये लिख दिया, ठीक। और प्लस Q वैल्यू वो तो निकलनी है। अब यहां बैलेंस करना है। तो चलो x से जब बीटा निकला तो ये बन गया क्या, ये क्या बन गया, y बन गया। अब देखो y में क्या होगा। तो बेटा हुआ क्या है इसमें, पहले ये समझते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, मतलब एक न्यूट्रॉन हो गया कम, लेकिन एक प्रोटॉन भी तो बढ़ गया। और मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन्स। तो यहां A में तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं आएगी, तो A में कोई कमी नहीं आती है। अब कमी किस में आएगी देखते हैं। तो यहां एक -1 हो गया ये, अच्छा -1। अब देखो प्रोटॉन एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होके प्रोटॉन में बदल गया, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो उतना ही है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया। लेकिन प्रोटॉन बढ़ा के नहीं बढ़ा ये, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z, और यहां Z किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर। लेकिन एक प्रोटॉन तो यहां बन गया है, बढ़ गया, तो यहां Z +1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो आप, ये -1 +1 हो गया ना Z, और यहां ऊपर A का A है, और यहां पे Q, फिर वही Q किसके फॉर्म में मिलेगी, इसके और इसके डॉटर न्यूक्लियस के किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। तो अभी फिर वही पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले Q वैल्यू निकालते हैं। तो Q वैल्यू बराबर होता है डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। तो चलो लिखते हैं इसको। तो ये Q बराबर, अब डेल्टा M, तो इसका मास
इस न्यूक्लियस का मास माइनस इसके न्यूक्लियस के मास का सम। क्लियर? चलो करते हैं। तो इसका, इस न्यूक्लियस का मास बोलो। तो इसका जो मास होगा बेटा ध्यान से सुनना, इसका होगा m ऑफ x, मतलब एटम जो x है उसका मास माइनस कर दो इसमें से कितना, जितने इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो यार इसमें तो z है, तो z इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो ये हो गया इसका मास, इसके न्यूक्लियस का मास। क्लियर? ये एटम का मास है। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, हमें डेल्टा m चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट करो इसका और इसका मास का सम। तो वो हम यहां ऐसे लिख देंगे, ठीक, ऐसे करके। अब चलो इसका मास लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा मास ऑफ y एटम माइनस, अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये है z प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो z प्लस 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, अब यहां देखो, क्लियर है इतना? तो ये हो गया इसका मास, ठीक। और यहां पर प्लस इसका प्लस इसका, तो इसका तो ये लिख दिया, प्लस इसका -1 बीटा 0, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे मास ऑफ me प्लस me, अरे ये इलेक्ट्रॉन ही है, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 1 इंटू लिखते हैं 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो, तो इंटू सी स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगा के और यहां पे कर देते हैं सी स्क्वायर। तो ये देखो Q बराबर हो जाएगा mx माइनस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो माइनस मास ऑफ y, और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पे ये माइनस माइनस प्लस यहां भी होगा, तो प्लस me, और ये देखो नहीं, ये माइनस माइनस प्लस z माइनस, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? my, अरे ये my माइनस, सही है, my माइनस z प्लस 1 इंटू me और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर है? माइनस ये my हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या zme प्लस me, और ये प्लस me, ये आया है ना, ये आया। तो mx माइनस zme, mx माइनस zme, और यहां पे माइनस my माइनस z प्लस 1 इंटू me और प्लस 1 me, कुछ गड़बड़ कर दिए। कुछ गड़बड़ नहीं किया है, ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, तो ये माइनस me, ठीक है। अब देखो ये zme और zme खत्म, me और me खत्म, क्या बचा? Q बराबर हो गया mx माइनस my और इंटू mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा? सी स्क्वायर, तो इंटू सी स्क्वायर। देखो ये आ गया हमारा Q वैल्यू, इससे तो हमने Q वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आगे देखते हैं ये Q वैल्यू जो है वो किन किन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, ये किसमें, क्या है ये, y में और बीटा में, है ना। तो अब इसमें कितना कितना पार्ट जाएगा ये हमें निकालना है। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पूरा अलग अलग नहीं लिख रहा हूं। क्या रिजल्ट था? तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, तो पूरा सेम टू सेम वही प्रोसेस जो हमने अल्फा डिके में किया था। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे के वाई जो आएगा, के वाई, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी मास ऑफ बीटा इंटू क्यू अपॉन मास ऑफ बीटा प्लस मास ऑफ वाई, यही रिजल्ट आया था। तो ये तो हो गया के वाई का, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। और के बीटा कैसे निकालोगे? तो के बीटा में ऊपर आ जाएगा मास ऑफ वाई, तो मास ऑफ वाई इंटू क्यू अपॉन मास ऑफ बीटा, ये बीटा लिखा हुआ है,
मास ऑफ बीटा प्लस मास ऑफ वाई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, के वाई तो ठीक है, यहां के बीटा के बारे में देखो जरा। बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है वो देखो, ये और ये तो दोनों में सेम है, देखो ये और ये, लेकिन यहां पे मास ऑफ बीटा आ रहा है और इसमें मास ऑफ वाई आ रहा है। सोचो, बीटा माने एक इलेक्ट्रॉन और ये एक न्यूक्लियस है बड़ा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तमाम है, तो इसका मास एम वाई बहुत बड़ा है। तो यहां पे लिखेंगे हम सिंस क्या एम वाई इज मच 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 ग्रेटर देन एम बीटा, सो ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, इसलिए के बीटा इज मच 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 ग्रेटर देन के वाई। मतलब इस रिएक्शन में ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्यू वैल्यू इज एसोसिएटेड विथ बीटा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो इसके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी इसी के पास होगी। इस इक्वेशन से हमें दिख भी रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ये रिजल्ट हमने लिख दिया, ये सबको याद रखना है। अब थोड़ा और देखते हैं आगे। अब हम क्या सीखे इससे, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट इसमें निकल रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी में सब कुछ कांस्टेंट है, क्यू एम बीटा एम बाई कांस्टेंट है, ये एम बाई कांस्टेंट है, और टोटल क्यू को क्यों कांस्टेंट, देखो क्योंकि यहां से दिख रहा है क्यू कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट है तो मास तो होता ही है कांस्टेंट, है ना? तो इसका मतलब के बीटा कांस्टेंट आना चाहिए, है ना? तो एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी, कैलकुलेशन से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन हम लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है, सिंस खुद लिखोगे तुम, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल बीटा पार्टिकल्स, इस रिएक्शन को 1000 बार करवाओ, 1000 बार इसी रिएक्शन को करवाओ, ऑल बीटा पार्टिकल्स must have same kinetic energy and hence must have same velocity and hence, इसी में लिखना and hence if they are passed through a perpendicular magnetic field they must follow the circular path of same radii। यहां लिखना है तुम्हें, ठीक? इतना लिखोगे एक्सपेक्टेशन में। लेकिन अब ऑब्जर्वेशन हमने पास किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिले वो देखते हैं हम। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलते हैं ये देखते हैं, ठीक? तो ऑब्जर्वेशन हमें मिले बहुत खतरनाक ऑब्जर्वेशन। अल्फा पार्टिकल का तो ठीक था, इसमें तो और साइंटिस्ट पागल हो गए बिल्कुल, ठीक? तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि जैसे अल्फा पार्टिकल में क्या देखा था, रेडियस अलग अलग थी लेकिन क्वांटाइज्ड थी, है ना? लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या आया, देखो, द रेडियाई ऑफ ऑल बीटा पार्टिकल्स on passing through perpendicular magnetic field same for all, ठीक? समझ गए ना? same for all, they follow random, डिस्क्रीट भी नहीं थे, मतलब क्वांटाइज्ड भी रेडियस नहीं हुई इसकी, तो रैंडम रेडिया। अब साइंटिस्ट पागल हो गए, क्योंकि अगर रैंडम होती तो ये कम से कम इतना तो बोल सकते थे कि इसमें भी ये एक्साइटेड स्टेट में होता है ना? इसलिए इसकी एनर्जी अलग अलग होती है। लेकिन अब यहां पे समस्या क्या आ गई है, अब ये भी नहीं बोल सकते कि ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ये तो हो ही सकता है एक्साइटेड स्टेट में, डॉटर न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में आए, ये तो हो ही सकता है। लेकिन अगर यही होगा सिर्फ, तो फिर इसकी रेडियस अलग अलग होंगी, लेकिन रैंडम तो वो क्वांटाइज तो होनी चाहिए थी। तो यहां पे नाइदर नॉट ऑल्सो नॉट क्वांटाइज्ड बोला ना, रैंडम है, रैंडम का मतलब क्वांटाइज नहीं होता, क्वांटाइज्ड। तो फिर अब दिमाग खराब हो गया, ठीक? इस मामले में बहुत दिन तक लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया था। इसके आगे दिमाग खराब हो गया साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या हो रहा होगा, ठीक? तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पाउली, आपने खूब सुना होगा केमिस्ट्री में, उसका कोई एक्सक्लूजन लॉ है, ठीक? तो अब क्या करें,
कुछ सालों तक तो ये इसका स्टडी ही बंद हो गया था, कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि पाउली ने बोला, पाउली और एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया डिटेल। तो पाउली ने देखो क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि हो क्या रहा होगा। अब रिजल्ट देखो, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले तो कैलकुलेशन से हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशंस किए, फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो ऑब्जर्वेशंस मिले, ऑब्जर्वेशन देखा तो दिमाग खराब हो गया। अब रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट सोचने में भी, तो रीजन सोचने में भी पता होना चाहिए ना, सोचे क्या। तो बहुत सालों बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट्स देखो क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट आया कि हम लोग जो ये इक्वेशन लिख रहे हैं, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई ना, तो एंगुलर मोमेंट, अब इसमें और भी प्रॉब्लम्स थी, देखो और भी मैं और प्रॉब्लम्स बताऊं इसमें। एक और प्रॉब्लम क्या थी कि जो कंजर्वेशन लॉज है, ऑब्जर्वेशन में नंबर 1, नंबर दूसरा ये था कि कंजर्वेशन लॉज जो है, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर रेडियस क्वांटाइज नहीं आ रही है और रैंडम आ रही है तो फिर तो ये सारी इक्वेशन गलत हो गई। कौन सी, ये कैसे आई, ये आई कहां से थी, ये आई थी हमारी इक्वेशन वो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना। तो यहां पे सब कुछ फेल हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा और वो मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा है। तो फिर अब साइंटिस्ट मतलब लॉज ऑफ, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कॉमा एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आर नॉट बीइंग फॉलोड। अब एक यहां पे दिमाग खराब ज्यादा क्यों हो गया साइंटिस्ट का, इसलिए हो गया, सोचो जब मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि साला अभी तक जो हम पढ़ रहे थे या तो वो फिजिक्स गलत है या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पहले हमने पढ़ा है वो गलत है, इसलिए दिमाग ज्यादा खराब था। तो अब यहां पे रिजल्ट्स क्या निकाले उन्होंने, देखते हैं रिजल्ट्स। तो रिजल्ट, पाउली ने कई सालों बाद, लगभग कुछ साल लगे थे उन्हें, तो क्या बताया पाउली ने, देखिए ध्यान से, बोला कि इस इक्वेशन में समथिंग इज मिसिंग। तो क्या समथिंग इज मिसिंग, तो देखो यहां पे प्लस क्यू, ये तो ठीक है। उसने बोला कि जब भी, फिर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो अपन को रिजल्ट्स पढ़ना है, पूरा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे। उसने बोला कि जब भी ये बीटा माइनस निकलता है तो इसके साथ एक और पार्टिकल भी निकलता है, जिसे उसने बोला एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो है और इसके ऊपर बार लगा दो तो एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है, ठीक। एंटी न्यूट्रिनो की विशेषता क्या है कि इसमें चार्ज नहीं होता है, मास होता है लेकिन नेग्लिजिबल मास होता है। क्या होता है, ध्यान रखना, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दो टाइप का होता है पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। एंटी न्यूट्रिनो माइनस बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो, और अभी जब बीटा पॉजिटिव का डिके पढ़ोगे, अभी आप ये तो बीटा माइनस का डिके पढ़ रहे हो, अभी बीटा पॉजिटिव का डिके पढ़ोगे तब इसके साथ निकलेगा, ये बार हटा देना, मतलब न्यूट्रिनो निकलेगा। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इनके पास मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, ठीक। तो ये एक पार्टिकल उसने और जोड़ा, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो इस पूरी इक्वेशन में जो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा था वो करा देगा, और जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा था वो करा देगा, और एनर्जी भी कंजर्व करा देगा। अब सोचो एनर्जी ये कैसे कंजर्व कराएगा, तो मैंने अभी रिजल्ट क्या निकाला था, हमारा रिजल्ट आया था कि रेडियस सबकी अलग अलग है, बीटा पार्टिकल जो निकल रहे हैं सबकी रेडियस रैंडम है, कुछ भी हो सकती है, मतलब वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब स्पीड कुछ भी हो सकती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी कुछ भी हो सकती है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है, मान लो कम है तो फिर इसकी ज्यादा होगी, अगर इसकी ज्यादा है तो इसकी कम होगी, समझ रहे ना। तो ये सब कुछ एडजस्ट कर दिया इसने। तो एंटी न्यूट्रिनो का डिस्कवरी कैसे हुई, क्यों हुई, मोमेंटम और एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए ये सोचा गया कि ये पार्टिकल जरूर होगा। क्लियर। बाद में और भी तमाम पार्टिकल्स निकले, डिस्कवर हुए, बोसॉन, मेसॉन, तमाम पाई मेसॉन बहुत है।
तो रिजल्ट क्या निकला कि इन दिस इक्वेशन, अच्छा एक और रिएक्शन देखो, ये वाली न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, इसमें प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन का मतलब वही -1 बीटा 0, और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉन माइनस भी लिखो, प्रोटॉन को भी तो ऐसे लिखते हैं 1h1, न्यूट्रॉन को भी लिखते हैं 0n1, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंटेशन न्यूट्रॉन को आप सीधा सीधा n लिख दो या 0n1 लिखो। अब 0n1 देखो, 0 और 1 ये हो जाएगा 1, और यहां 1 और -1 0 हो जाएगा, क्लियर। तो अब मैं सिंपल लिख रहा हूं, यहां पे मैं प्रोटॉन ही लिख देता हूं, प्रोटॉन मतलब 1h1। चलो अब देखते हैं, तो अब ये रिएक्शन पूरी है, ठीक, और प्लस इसमें भी कुछ क्यू वैल्यू तो होगी, समझ गए ना, तो इसमें भी क्यू वैल्यू होती है, तो हमें यहां पर क्यू वैल्यू अब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे पहले तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये इक्वेशन पूरी क्लियर है, ठीक। रिजल्ट ये निकला कि एक नया पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, जो कुछ भी एनर्जी के साथ निकल सकता है। इस एंटी न्यूट्रिनो की वेरिएबल एनर्जी रैंडम हो सकती है, रैंडम एनर्जी होगी तो वो इस पूरे सिस्टम की रिएक्शन की एनर्जी को बैलेंस कर देगा, मोमेंटम को बैलेंस कर देगा और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देगा, क्लियर। चलो बेटा देखो, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एंटी न्यूट्रिनो एक नया पार्टिकल निकाला है ना, ध्यान रखना, एंटी न्यूट्रिनो बहुत कम एनर्जी का होता है, मास इसका बहुत कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल मास होता है, इसलिए जो हम क्यू वैल्यू की इक्वेशन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लेते हैं, एंटी न्यूट्रिनो का मास निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक। चलो, तो अब हम लोग बीटा डिके में नेगेटिव बीटा डिके तो पढ़ चुके हैं, बीटा पॉजिटिव का डिके कैसे होता है ये समझते हैं। तो देखो अभी बीटा नेगेटिव डिके में क्या हुआ था, 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन, इसमें उल्टा होता है। अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं बीटा प्लस डिके, तो 1 प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 न्यूट्रॉन, ठीक, इन द न्यूक्लियस। अब इसकी रिएक्शन, तो ये देखो ये वाली रिएक्शन मैंने पहले ये नहीं लिखा था, तो ये करेक्ट इक्वेशन ये है, ऐसे ही यहां पे भी जो करेक्ट इक्वेशन लिखी थी वो भी करेक्ट इक्वेशंस लिख लेना दोनों। अब यहां पे क्या होगा, तो ये न्यूट्रॉन की जगह पे क्या आएगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन की जगह क्या आएगा, न्यूट्रॉन, और ये -1 बीटा की जीरो की जगह पे क्या आएगा, +1 बीटा 0, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो की जगह पे न्यूट्रिनो। अब ये कैसे पता चला, जैसे उसका पता चला था वैसे ही पूरा प्रोसेस इसका है। अब इसका पूरा प्रोसेस तो नहीं लिखेंगे, ठीक, सेम टू सेम एज इट इज है। चलो अब इसकी हम लोग जनरल क्या लिखते हैं, क्यू वैल्यू की इक्वेशन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर वाला लिखते हैं और रिएक्शन लिखते हैं। तो चलो अब मैं गलत रिएक्शन नहीं लिखूंगा, सीधा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेशंस की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स की, जो अभी किया था वही इसमें पूरा करना है, तो सीधा रिजल्ट लिखता हूं। तो देखो क्या होगी रिएक्शन इसकी, बीटा प्लस डीके की रिएक्शन, तो ये एक्स है और ये है जेड, ये है ए, ये गया, इसमें से क्या निकालना है, बीटा प्लस डीके, है ना, बीटा प्लस निकालना है। तो क्या करोगे, ये वाई बन जाएगा, यहां पे जेड। अब देखो हुआ क्या है, समझो पहले, प्रोटॉन चला गया, क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन कम हो गया, ये यार प्रोटॉन कम हो गया तो यहां पे Z -1 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वही रहेंगे, मतलब A अभी भी वही रहेगा। तो यहां पहले क्या आया था, +1 हो गया था, अभी -1 हो जाएगा। तो प्लस इसके साथ और क्या निकालना है, +1 बीटा 0। तो ये देखो +1 बीटा 0 निकला, देखो एडजस्ट हो गया, +1 -1 यहां पे Z आ जाएगा और ये 0 A आ जाएगा। और प्लस मैंने क्या बोला, न्यूट्रिनो निकले, सॉरी न्यूट्रिनो नाम लिख लेना इसका, न्यूट्रिनो निकलता है और प्लस क्यू वैल्यू, ठीक। न्यूट्रिनो बहुत कम मास का होता है, नेग्लिजिबल मास का होता है, समझ गए, इसलिए क्यू वैल्यू में डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर निकालते हैं, हम न्यूट्रिनो के मास को ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू बराबर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो क्यू बराबर, अब डेल्टा एम की जगह पे इसका मास माइनस इन सब का मास, तो इसका मास क्या है, मास ऑफ एक्स एटम माइनस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो Z इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये हो गया। चलो भैया अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें, किसको, इसके मास को, तो इसमें Z का Y का मास क्या होगा, तो मास ऑफ Y एटम माइनस इसमें Z -1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो Z -1 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये हो गया। और प्लस इसका मास बीटा पार्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन ही है,
तो 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मास मैं निग्लेक्ट करूंगा, बहुत कम होता है। क्लियर? तो ये हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं इसमें, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर इनटू में ये c स्क्वायर। सही है? तो चलो भैया, q बराबर ये देखो हो जाएगा mx माइनस जेड इंटू एम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एम वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z इंटू एम ई, और यहां देखो ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस, तो माइनस एम ई, और ये माइनस 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 प्लस, और ये माइनस एम ई, और ये माइनस एम ई, माइनस एम ई। क्लियर? तो जेड एम, यार मैंने फिर गलती कर दी क्या टाइम, मैं ये माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस जेड इंटू एम ई हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो यहां माइनस एम ही आएगा, और ये माइनस एम ही आ रहा है, प्लस एम। चलो भैया, सही है, 100% करेक्ट है ये, यही तो होता है यार, इंटू सी स्क्वायर। अब देखो इसकी जो क्यू वैल्यू आएगी एम एक्स, देखो जेड एम ई और ये जेड एम ई खत्म, तो इसकी जो क्यू वैल्यू आती है एम एक्स माइनस एम वाई, और ये देखो माइनस टू एम ई, माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इंटू सी स्क्वायर। क्लियर? ये इसका आंसर है। तो इसकी क्यू वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। करेक्ट रिएक्शन ये है, ध्यान रखना न्यूट्रिनो का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमने इसमें न्यूट्रिनो का मास निग्लेक्ट कर दिया है। न्यूट्रिनो के पास कोई चार्ज नहीं होता है, मास बहुत कम होता है। क्लियर? तो आई थिंक इतनी बात सब लोग 100% क्लियरली समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसी में बेटा एक और बात हमें बतानी है। देखो वो बात क्या है, तो वो बात ये है, इस जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो थे, तो नोट में लिख लेना इसको, ये होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन, इनके बीच में एक बहुत कम फोर्स लगता है, इनके बीच में एक बहुत कम फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली में यहीं पे जब ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये वाले जो पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, तभी वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे दिमाग में आए, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आए, जबकि पहले सिर्फ 3 ही फोर्स थे। कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इन पार्टिकल्स पर लगते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पर। तो यहां लिख लेना, इतना ही पता है हमें। अभी साइंटिस्ट लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सीखना है। अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सबको पता ही होगा, है ना? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये बता देता हूं मैं। तो नंबर 1, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे लगते हैं। ये ज्यादा डिस्टेंस पे करोगे तो ये बहुत तेजी से डिक्रीज होते हैं, मतलब डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से डिक्रीज चेंज होते हैं, चेंजेस वेरी रैपिडली विथ डिस्टेंस। ठीक। नंबर 3, these forces are not सेंट्रल फोर्सेस। मतलब भैया दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लगता था, याद है? उसमें बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो यहां पे ऐसा नहीं होता है, ये किसी भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल यहां भी लगा सकता है, यहां भी लगा सकता है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। चौथा, ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे तो करते ही हैं, ये स्पिन पे डिपेंड करते हैं, स्पिन पे। स्पिन ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन
स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स पे ही तो लगेगा ये, डिपेंड्स ऑन स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर पैरेलल स्पिन है, पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन, मोर न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान रखना ठीक, मोर न्यूक्लियर फोर्स। अगर एंटी पैरेलल स्पिन हो रहा है पार्टिकल्स का, एंटी पैरेलल स्पिन, देखो ये सब हमें याद रखने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, ठीक। एक्चुअली मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि एक बार आ गया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट सेंट्रल फोर्सेस, आर सेंट्रल फोर्सेस, सॉरी दिस, वो कह रहा था सेंट्रल फोर्स है, तो क्या ये सही है? नहीं है, सेंट्रल फोर्स नहीं है ये। एंटी पैरेलल स्पिन में लेस न्यूक्लियर फोर्स, बस ये प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स की, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग एक और प्रोसेस सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर पर्याप्त हो गया। के कैप्चर, के कैप्चर ये क्या होता है ये सीखेंगे हम। एक्चुअली में हम लोगों ने जो डीके वगैरह है, न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, डीके। अब के कैप्चर और रह गया, ये हम लोग छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा, 1-2 मिनट का, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। और एक पार्ट इसका रह गया है रेडियो एक्टिविटी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे उसको, ठीक है।